नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिस्ट्रिक्ट लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि हमने आपके लिए एक विशेष श्रृंखला शुरू की हुई है। श्रृंखला का नाम है बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने आपके लिए बहुत से लेक्चर्स आयोजित किए हैं और इन लेक्चर्स के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश की है। आपकी प्रतिक्रियाओं से, आपके मेल से हमें इस बात की अनुभूति होती है कि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। मित्रों, बताना चाहेंगे आज के इस सेशन में हम बात करेंगे चार ताल और तिलवाड़ा के बारे में। पहले सेशन में चार ताल पर हम जोर देंगे, वहीं दूसरी ओर तिलवाड़ा हम दूसरे सेशन में आपके लिए आयोजित करेंगे। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि इस लेक्चर के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी भारती कॉलेज के म्यूज़िक विभाग में एचओडी हैं। ये एक परफॉर्मर भी हैं। ये पंडित शंकर नाथ पाटिल और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी की शिष्या हैं और नेशनल आर्काइव्स के लिए इन्होंने कई प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करे हैं, बनाए हैं, उन्हें ध्वन्यांकित किया है। आकाशवाणी की ये ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं और नित्य प्रति भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने छात्र छात्राओं तक संगीत को पहुंचाती हैं, इसका आचार व्यवहार करती हैं। मित्रों, बताना चाहेंगे कि आज के इस सेशन में इनका साथ देने के लिए एक बार फिर से तानपुरे पर हैं गगनजीत कौर, जो गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता हैं, और तबले पर इनका साथ निभाएंगे लाल बाबू राय जी। लाल बाबू राय जी पंडित मिथिलेश जी के शिष्य हैं। तो आइए तहे दिल से इन सभी का स्वागत करते हैं और आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सरिता जी और लाल बाबू राय जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय हमारा रहेगा चार ताल या चौताल। जब हम ताल की बात करते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वे सभी प्रमुख तालें जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयोग होती हैं और एक लंबे समय से उनका प्रयोग हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर तालें हैं, उनको हम आपको बताएं कि किस प्रकार से वो तालें जो हैं कितनी मात्राओं को लेकर बनी हैं और किस प्रकार से तबले पर या पखावज पर उसका प्रयोग होता है, कैसे उसके बोल हैं, किस प्रकार से उसका विभाजन होता है और ये तालें जो हैं ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। इन तालों का जो प्रयोग है वो गायन की किन किन शैलियों के साथ किया जाता है। तो हम इस श्रृंखला के अंतर्गत जब हम तालों की बात करते हैं तो हमें आज आपको चार ताल या चौताल बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो ताल है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ताल है। इस ताल का हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास से बहुत बड़ा संबंध है। जब हम भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास की बात करते हैं तो इसमें हम मुख्य तरह से यदि हम उसको डिवाइड करें तो हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन तीन फेजेस में जो है हम इतिहास को विभाजित करके उसको हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये ताल जो है इसका संबंध गायन की एक ऐसी शैली के साथ है जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के वर्तमान स्वरूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी रही है। वो गायन शैली है ध्रुपद गायन शैली। और क्योंकि मैंने आपसे कहा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को हम यदि उसका समय, उसका काल जो है यदि इन प्रमुख तीन कालों में विभाजित करें, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो इस गायन शैली यानी ध्रुपद गायन शैली जो है इसका संबंध मध्यकाल से जोड़ा गया है। यानी मध्यकालीन भारत में जो गायन की शैली प्रचलित थी वो थी ध्रुपद गायन शैली, क्योंकि उस समय ख्याल तो जो है वो बने ही नहीं थे। तो उस समय जो भी गायन या वादन में बीनकार जो हुआ करते थे, यानी बीनकार का मतलब ये नहीं है कि बीन जो आज की जो है जो जिस प्रकार से लोग आजकल बड़ा कई बार बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि बीन का अर्थ क्या उस बीन से है जिससे कि सपेरा जो है वो नचाता है या इस प्रकार से ध्वनि को निकालता है, उस बीन से नहीं, बल्कि वीणा जो है
उसको बीन कहा गया है, और बीनकार यानी जो वीणा का वादन करते हों। ध्रुपद गायन शैली जो थी उसको गाने वाले जो म्यूजिशियंस होते थे, जो संगीतकार होते थे, वो बीनकार भी होते थे, वो वीणा पे भी उसका जो है वादन करते थे, तो बीनकार कहा जाता है। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी आपकी जानकारी के लिए। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे ध्रुपद शैली की। ध्रुपद जैसे कहा गया ध्रुव पद, यानी ध्रुव का अर्थ है अटल, ऐसा पद जो अटल हो। तो ध्रुपद यानी एक ऐसी गायन शैली थी मध्यकाल में जिसमें बहुत से नियम और उसको एक अनुशासन था, जिसमें कि किसी भी प्रकार का बदलाव जो था उसको कहीं कोई स्कोप नहीं था। और हम यदि इतिहास की बात करें तो महाराजा मानसिंह तोमर जो हैं, जिनके आप मान कुतूहल एक उनकी बड़ी प्रसिद्ध एक उनका ग्रंथ जो है, जो संगीत के क्षेत्र में, भारतीय संगीत के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो उस समय जो है ये ध्रुपद शैली जो है ये बड़ी प्रचलित थी। और हम जब गायन की बात करते हैं तो मियाँ तानसेन को कैसे छोड़ें। मियाँ तानसेन जो थे वे ध्रुपद गायन किया करते थे, यानी उस समय जो गायन की परंपरा जो प्रचलित थी वो ध्रुपद थी। और क्यों मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि ध्रुपद गायन शैली थी या बीनकार थे या बीन पर जो है वो इस शैली को बजाया करते थे, तो ये इसलिए क्योंकि चार ताल या जो चौताल है उसका संबंध ध्रुपद शैली से है। यानी ध्रुपद के साथ जिस ताल का वादन किया जाता है, जिस ताल का प्रयोग किया जाता है, वो है चार ताल और चौताल, प्रमुख जिसे मैं कहें प्रमुख तालों में से। तो अब ये है कि चार ताल को चौताल भी कहा जाता है। ये क्या ताल है, इस ताल के बोल क्या हैं, इसमें कितनी मात्राएं हैं, कितने विभाग हैं और किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है, आइए इसको जानते हैं। चार ताल या चौताल जो है वो 12 मात्राओं की जो है ताल है, यानी कि इसमें 12 मात्राएं जो हैं वो प्रयोग की जाती हैं। इन 12 मात्राओं को 6 विभागों में विभक्त किया जाता है, यानी हम उसको डिवाइड करते हैं 12 मात्रा डिवाइडेड बाय 2, यानी 6 विभाग। आपको 6 विभागों में हर विभाग में 2-2 मात्राएं जो हैं स्थापित हैं। तो इस प्रकार से जो चार ताल जो है उसके जो मात्राएं हैं उनका विभाजन किया जाता है। तो जब मैं आपको ये बता रही तो एक जाहिर सी बात है कि आपको एक ताल जो मैंने पहले आपको बताई है, एक विशेष प्रकार की ताल जिसका कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में बखूबी प्रयोग होता है, उसकी याद आई होगी, क्योंकि मात्राओं का विभाजन या मात्राओं कुल मात्राएं जो हैं वो उससे काफ़ी मिलती हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, वो है एक ताल। एक ताल में भी 12 मात्राएं हैं और एक ताल में भी इसी प्रकार का विभाजन है, यानी 6 विभागों में 2-2 मात्राएं प्रत्येक विभाग में जो है वो स्थापित हैं। लेकिन एक ताल के जो बोल हैं वो और चार ताल यानी चौताल के जो बोल हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो इस प्रकार से, और दूसरी बहुत बड़ा जो अंतर है वो है कि एक ताल को तबले पर बजाया जाता है और चार ताल या चौताल जो है वो पखावज पर उसका वादन होता है। तो आप कहेंगे कि पखावज पर वादन होता है तो पखावज पर ही इसका उदाहरण जो है बजा के दिखाया जाए। नहीं, हम आपको अभी, क्योंकि हमारे पास पखावज इस समय अवेलेबल नहीं है या वादक, पखावज वादक हम इस समय स्टूडियो में हमारे पास नहीं है, तो तबले पर आपको इस ताल के बारे में बताएंगे। और अक्सर ये होता है कि जब हम संगीत की कक्षाएं या संगीत के जो लेक्चर्स हम अटेंड करते हैं उसमें तबले पर ही इस ताल को दिखाया जाता है, क्योंकि ये आज के समय में पखावज वादक भी बहुत कम संख्या में हैं और सब जगह सहज रूप से उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कक्षाओं के लिए या जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है वो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है, तो वहाँ पर जो है तबले पर हम इस ताल को जानेंगे, क्योंकि हमारा मकसद इस ताल की जानकारी प्राप्त करना है।
तो खैर हम बात कर रहे थे चार ताल की। चार ताल में जो है वो 12 मात्राएं हैं, 6 विभाग हैं, प्रत्येक विभाग में जो है 2-2 मात्राएं हैं। तो किस प्रकार से इसके बोल क्या हैं, पहले हम उसको जानते हैं। इसके बोल हैं धा, धा, धिन, ता, कीट, धा, धिन, ता, तीट, कत, गदी, गिन, धा। तो आप एक देखिए, एक फ्लो जा रहा है। हमने ऐसा नहीं बोला धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदी गिन, इस प्रकार से नहीं। एक जब हम ताल को, चाहे हम उसका उच्चारण कर रहे हों, वहाँ पर भी एक लय, एक छंद, एक फ्लो जो है वो दिखना चाहिए। वैसे भी भरत मुनि ने जो है ताल को छंद कहा है, तो छंद इसमें नज़र आना चाहिए। तो जैसे हम इसके बोलों को लें, धा धा दिन ता कीट धा दिन ता तीट कत गदी गिन धा। तो आप देखिए, एक लय, एक छंद इसके बोलने में ही हमको मिलता है। अब बात आई इसके हाथ से ताली और खाली देने की। तो यहाँ पर धा धा दिन ता कीट धा दिन ता तीट कत गदी गिन धा। पुनः देखते हैं, धा धा यानी एक ताली और हम एक फिंगर से दिखाएंगे। दिन ता यानी खाली दिखाए, निशब्द क्रिया, फिर एक फिंगर हमने साथ में ली। धा धा दिन ता कीट धा दिन ता यानी आगे की जो 4 मात्रा है वहाँ पर पुनः एक ताली, एक फिंगर, फिर पुनः निशब्द क्रिया खाली और एक फिंगर, फिर तीट कत गदी गिन धा यानी उसमें एक ताली और एक फिंगर, फिर से एक ताली और एक फिंगर। तो ये किस प्रकार से, ताली फिंगर, खाली फिंगर, पुनः ताली फिंगर, पुनः खाली फिंगर, फिर से ताली फिंगर, फिर से एक और ताली अगेन फिंगर। तो ये इसकी हाथ से जो है ताल को दिखाने की प्रक्रिया है। अब हम जब इसको ताल को बोलते हैं और उसको हाथ से ताली खाली दिखाएंगे तो इस प्रकार से होगी, धा धा धिन ता कीट धा दिन ता तीट कत गदी गिन धा। तो आप देखिए कि धा पे मैंने सम पे लाके इसको ख़त्म किया है। जब हम इस ताल को हाथ से ताली खाली दे रहे हैं तो ये भी हमें आपको बताने में किसी प्रकार से हम ये नहीं लेंगे कि भाई कोई भी चीज़ आपको हम न बताएं। कुछ पुस्तकों में, पुराने ग्रंथों में हाथ से ताली खाली देने में भी कुछ चेंजेस दिखते हैं। आप इस चीज़ को लेके कभी भी भ्रमित मत होइए या कंफ्यूज मत होइए कि ये क्या कुछ अलग है। जी हाँ, कुछ परंपराओं में जो है, जैसे कि कुदौ सिंह परंपरा जो है, उस परंपरा में ताली खाली देने का एक और तरीका बताया गया है जो कि साधारणतः लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जान रहे हैं तो उस चीज़ को हमें पूरी तरीके से जानना चाहिए कि उसमें क्या कुछ और भी तरीका है ताली खाली देने का। तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि एक परंपरा के अनुसार इस प्रकार भी ताली खाली दी जाती है, धा धा दिन ता कीट धा दिन ता तीट कत गदी गिन धा। तो यहाँ पर आप देखिए, पहली ताली है, फिर 3 फिंगर्स दिखाई उन्होंने, फिर दूसरी ताली है, फिर 3 फिंगर्स दिखाई उन्होंने, फिर एक ताली एक फिंगर, दूसरी ताली दूसरे फिंगर। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कि इस प्रकार भी ग्रंथों में, पुस्तकों में ताली खाली देने का एक उदाहरण हमें मिलता है। पर हमें इसको सिर्फ अपनी जानकारी तक रखना चाहिए, इसको हम प्रयोग में न करके
क्योंकि ये परंपरागत, ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो कि कलाकार जिन्होंने कि उस ट्रेडिशन को जो है सीखा है, गुरु शिष्य परंपरा में जिन्होंने सीखा है, वो उसका पालन करते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस परंपरा से, उनके गुरु ने उनको किस प्रकार से ताली खाली देने की तालीम दी है। अब हम जो साधारण जो एक चला आ रहा है, जो आज भी प्रचलित है, जिसका कि बहुलता से प्रयोग हो रहा है, जो कि सभी को पता है, सभी जिस प्रकार से विद्यार्थी लोग सीखते हैं, गुरु लोग सिखाते हैं, हम उसी परंपरा को फॉलो करेंगे। तो मैंने आपको ये उदाहरण, इससे पहले जो दूसरा बदला हुआ ताली खाली का जो एक उदाहरण है, जिस प्रकार से वो इसलिए बताया कि कुछ विद्यार्थियों की क्वेरीज आती हैं, वो पूछते हैं कि आपने ये बताया तो अमुक चीज़ हमने उस पुस्तक में देखी तो वहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट मिला। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि आपको जो है दोनों चीज़ें आपको बताई जाए, लेकिन ये भी बताया जाए कि वो परंपरागत है, वो ट्रेडिशनल है, वो एक तरह से घरानेदार लोग जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम, क्योंकि आजकल डिस्टेंस एजुकेशन का समय है, आजकल इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन का समय है, तो हमें जो हम साधारण तौर पे इंस्टीट्यूट्स में या कॉलेजेस में सिखाया जाता है, या इनफैक्ट इनको घरानों में भी इनका प्रयोग होता है, उसको हमें जानना चाहिए। तो हम फिर से इसकी ताली खाली देखते हैं और आप भी इसको साथ साथ करिए। धा धा दिन ता केट धा दिन ता पेट कत गदी गिन धा। तो ये इसकी ताली खाली देने का एक विशेष जो इसका एक नियम है, उसको आप कोशिश करिए, उसको अभ्यास करिए। अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल फॉर्म में, यानी तबले पर, यानी पखावज पर किस प्रकार से इस ताल का प्रयोग होगा। यहाँ पर पखावज उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम तबले पर आपको इसके बारे में आपको बताते हैं किस प्रकार से। देखिए तबले पर बजता है धा धा दिन ता पेट धा दिन ता पेट कत गदी गिन धा धा दिन ता पेट धा दिन ता पेट कत गदी गिन धा। अब पखावज पर जब ये ताल बजेगी तो वहाँ पर बोलों में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि हम तबले पे कह रहे हैं धा धा धिन ता, क्योंकि तबले से तो यही बोल निकलेंगे। लेकिन पखावज पर जब बजे तो धा धा दिन ता, तो धिन की जगह दिन, क्योंकि उसके बोल जो हैं वो अलग निकलेंगे। केट धा दिन ता तीट कत गदी गिन धा। तो वहाँ दिनता है, धिनता शब्द या अक्षर नहीं है। ये पखावज में, जब आप पखावज को, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप पखावज आप इंटरनेट में खोल के उसमें देखिए तो आपको देखिए साउंड में भी फ़र्क लगेगा, और आपको जो है एक तरह से उसके जो बोल हैं उनमें भी आपको फ़र्क लगेगा। बोलों के को लिखने का फॉर्म भी अलग है, साउंड को ही वो फॉलो करता है। और पखावज जो है ध्रुपद के साथ बजाई जाती है। पखावज जो एक मृदंग के आकार का एक वाद्य है, जिसमें कि एक तरफ जो है जो हम कहते हैं आटे की जो लोई बनाई जाती है, डब जिसे हम कहते हैं, उसको उसी समय फ्रेश गूंथकर उसको लगाया जाता है, जिससे विशेष ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। और जैसे ही वादन संपन्न होता है, जैसे ही गायन के साथ या पखावज वादन ख़त्म होता है, उसके बाद उसको कुरेद कर उसको निकाल दिया था, और हर कॉन्सर्ट पे या हर परफॉर्मेंस में उसको लगाया था। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। तो तबले पर आप फिर से देखिए कि किस प्रकार से ये ताल जो है, चार ताल ये बजाई जाती है। धा धा दिन ता केट धा दिन ता पेट कत गदी गिन धा धा दिन ता। पखावज के बोल केट धा दिन ता पेट कत गदी गिन धा। अब मैंने आपसे इससे पहले कहा कि एक ताल
एक ऐसी ताल है जिसमें 12 मात्राएं हैं और उसका विभाजन भी सेम है, 6 विभाग हैं, 2-2 मात्राओं के विभाग हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? देखिए बोलों में फ़र्क है। प्रैक्टिकल फॉर्म में देखें तो कैसे, हम पहले एक ताल को देखते हैं। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन। ये तो एक ताल के बोल है। बिल्कुल उसी प्रकार से हम ताली खाली दे रहे हैं। और हम जब ध्रुपद में प्रयोग होने वाली 4 ताल या चौताल का हम प्रयोग करते तो क्या होगा? धा धा दिन ता केट धा दिन ता केट कत गदि गिन धा। तो ये डिफरेंस जो है ये एक ताल और चौताल में है। अब देखिए चौताल तो हमेशा ध्रुपद के साथ ही प्रयोग होगी। एक ताल जो है वो ख्याल के साथ प्रयोग होती है। एक ताल में विलंबित, एक ताल में मध्य लय, एक ताल में अति विलंबित, ये सब उदाहरण मैंने इससे पहले के आपको अपने लेक्चर्स में बताए हैं। तो आप जब उसको सुनेंगे और फिर आप इस 4 ताल की इस एपिसोड को सुनेंगे तो आपको डिफरेंस बिल्कुल स्पष्ट नज़र आएगा और आपको क्लैरिटी रहेगी उसमें कि क्या फ़र्क है दोनों में। चाहे कुछ समानता है लेकिन फिर भी दोनों में बहुत फ़र्क है। खैर हम आते हैं, बात करते हैं 4 ताल की। 4 ताल का प्रयोग ध्रुपद के साथ किया जाता है और ध्रुपद के साथ किस प्रकार से किया जाता है, आइए इसको हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं। राग भीम पलासी का एक ध्रुपद, उसकी स्थाई मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और देखिए किस प्रकार से ताल जो है चौताल या 4 ताल का प्रयोग उसके साथ किया जाता है। ध्रुपद की एक और ख़ास बात बताएं, ध्रुपद जो है बहुत ही धीमी लय में उसको गाया जाता है। क्यों? क्योंकि आगे चलकर जब हम उसमें उपज करते हैं, यानी दुगुन तिगुन चौगुन, डबल स्पीड में, ट्रिपल स्पीड में या 4 टाइम्स की स्पीड में जब हम उस बंदिश के उन्हीं बोलों को जब हम लेते हैं, या उपज यानी इन सब के मिक्सचर करके एक अलग तरह का एक प्रयोग करना, तो वो हम जब करते हैं तो उसके लिए हमें आसानी होती है यदि हम अपनी लय को शुरू से कम रखेंगे। यदि हमने लय को एकदम बढ़ा दी तो वो आगे चल के हमें चौगुन करने में, अतिगुन करने में बहुत ही मुश्किलात हमें आ सकती है। तो पहले ही हम इसके लय को इसको कम रखेंगे। ये जो आलाप मैंने लिया है इसे नोम तोम का आलाप कहते हैं, जिसके बारे में आपको आगे भी जानकारी दी जाएगी। और देखिए मैंने जब आलाप लिया तो खटके मुर्की का इस्तेमाल नहीं किया है। इस प्रकार से जो वाइब्रेशन है या आंदोलन या जो एक अलग तरह का कंपन है ये नहीं दिया है, ये ध्रुपद के आलाप में नहीं प्रयोग होता। अब बंदिश देखिए, जा
की माल के मोती की माल के नाद डमरू जाके सींगे आर रे की माल के नाद डमरू जाके सींगे आर रे के मृग छाल। तो आपने देखा कि यहाँ पर गाने के साथ साथ मैं हाथ से ताली थाली दिखा रही थी और साथ साथ तबले पर वो ताल चल रही थी। तो आपको जो मैंने कहा उसका प्रत्यक्ष रूप से आपको उसका प्रमाण भी मिल रहा था। यानी जहाँ हम ध्रुपद की बात करते हैं, ध्रुपद में जो चार ताल या चौताल का प्रयोग होता है, इस प्रकार से इस लय में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि आगे चलकर जब हम उसको दुगुन तिगुन चौगुन हम उसका लेते हैं तो वहाँ पर जो साहित्य है, यानी जो ध्रुपद का जो गेय रूप है, उसमें हम दुगुन तिगुन चौगुन करने में शब्दों के साथ हम जो है न्याय कर पाते हैं। हम शब्दों को गा सकते हैं, हम उसको बताते हैं, तो साहित्य भी हमें क्लियर रहता है और उसकी दुगुन या तिगुन या चौगुन की जो स्पीड है वो भी हमें क्लियर रहती है। हम अपने अगले जो हमारा एपिसोड है उसमें आपको चौताल में जो ध्रुपद गायन में दुगुन तिगुन चौगुन उसका भी एक उदाहरण हम आपको देंगे। तो इसको हम यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं।
जब हम ध्रुपद में प्रयोग होने वाली चार ताल की बात करते हैं तो ये भी आता है कि ताली खाली, जैसे मैंने आपको प्रयोग करके बताया प्रैक्टिकली, तो इसमें पहली, पाँचवीं, नवीं और 11वीं मात्रा पर ताली और तीसरी मात्रा और 7वीं मात्रा पर खाली। तो ये आप जब उसको हाथ से ताली खाली देंगे आपको एकदम क्लियर होगा। अब जब हमने इसकी इस ताल की बात करी, इस ताल में हम ध्रुपद जो मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर राग भीमपलासी में जो प्रचलित एक ध्रुपद है उसका उदाहरण दिया, तो साथ ही साथ मैंने आपसे कहा कि इसकी लय जो है वो कम होनी चाहिए। लय जो ठाय जो इसकी हम बोले जो बिल्कुल बेसिक जो इसकी स्पीड है वो यदि कम रहेगी तो आगे चल के जब हम इसको डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स यानी दोगुन, तिगुन, चौगुन इस लय में जब हम इसको इस बंदिश के बोलों को जब हम गाएंगे तो आप देखिए यदि हमारी शुरू की जो ठाई की जो स्पीड है यदि वो कम होगी तो हम वो कंफर्टेबली उसको कर पाएंगे दोगुन, तिगुन, चौगुन को। नहीं तो हमारे जो शब्द हैं वो भी लड़खड़ाएंगे और हम भी सही तरीके से उसको प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, उसके सम पर नहीं आ पाएंगे, या तो कुछ शब्द रह जाएंगे या फिर हम अपने गायन में कुछ गड़बड़ कर पाएंगे, राग को ठीक से हम नहीं गा पाएंगे। तो हमें बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी है। ध्रुपद गायन करते समय गमक का प्रयोग होता है, यानी कि विशेष तौर तरीके से सांस को जो है हम डीप ब्रेथ लेते हैं और कहते हैं कि नेवल से जो है उसकी वापसी नेवल से बाहर होती है। वैसे भी कहा जाता है कि जब योगा करते हैं कि डीप ब्रेथ लीजिए, पूरा अंदर तक सांस लीजिए तो सांस जो बाहर आता है, यानी हम साइंटिफिक उसमें जब बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर आती है तो वो पूरी तरीके से जो है हमारे शरीर की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगी। तो ये एक फेफड़ों का जो एकदम विस्तार होता है हमारी श्वास पर आधारित होता है। तो यहाँ पर हम जब गमक की बात करते हैं तो जब हम सांस डीप ब्रेथ लेते हैं तो अंदर जो सांस लेके जब हम एक विशेष तौर पे जब ध्वनि को निकालते हैं, आवाज़ निकालते हैं, तो वो एक बड़ी एक गहराई के साथ आवाज़ निकालते हैं, जैसे इस प्रकार से जो एक विशेष कंपन जो निकलता है हमारी गायन में, तो उसको हम गमक कहते हैं। गमक बहुत से प्रकार की, लगभग शास्त्रों में 15 प्रकार की गमकें कहा गया है, लेकिन ये अभी हमारा विषय नहीं है। जब हम इस विषय को लेंगे तो उसके बारे में हम तब चर्चा करेंगे। तो मैं ये बता रही थी कि हम खटके, मुर्की जो है ये सब ध्रुपद में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कारण ये है कि जब हम बंदिश को गा रहे हैं तो उस बंदिश को बिल्कुल सीधी सीधी बंदिश गा रहे हैं, उसको हम दोगुन, तिगुन, चौगुन लेंगे। तो खटके मुर्की होंगे वहाँ पर तो हम उसको दोगुन, तिगुन, चौगुन लेने में या उपज करने में हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर गड़बड़ होगी। तो इसीलिए जो इसकी ठाई, जो इसकी जो चाल है, यानी जो बेसिक इसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए। आइए इसी उदाहरण को हम आगे लेते हैं और देखते हैं कि इसमें दोगुन, तिगुन, चौगुन किस प्रकार से गाई जाती है। जाके मृगा छाल जाके मृगा छाल जाके मृगा छाल। अब हम जब दुगुन को लेते हैं तो दुगुन को हम कैसे लेंगे? दिन, ता, ते, ट, क, त, ग, दी, गिन, जाके मृगा छाल जाके
छाल ताके मोती यन की माल जाके नाद डमरू जाके सींगी आधार रे जा आके मृगा छाल जाके मृगा छाल ताके मोती यन की माल जाके नाद डमरू जाके सींगी आधार रे जा आके मृगा छाल। तो देखिए दुगुन जब हमने गाया, दुगुन का मतलब है कि जो हमारी 12 मात्रा है, हमारी जो स्थाई चल रही है, यानी जाके मृग छाल ताके, यहाँ से लेके जो अंतिम हमारा अक्षर है वो पूरी 12 मात्राओं में फिट हो रहा है। लेकिन जब हमारी ये जो हमारी बंदिश है, वो बंदिश जो है उसके जो कहा जाए कि 6 मात्रा में, जो हमारी प्रथम पंक्ति है वो 6 मात्रा में आ जाए, दूसरी पंक्ति आगे की 6 मात्रा में, फिर तीसरी पंक्ति पुनः 6 मात्रा में, फिर आगे की पंक्ति उसकी आगे की 6 मात्राओं में। यानी हमारा जब ये बंदिश जो चल रही थी ध्रुपद की, तो आप देखिए तबले पर प्रत्येक पंक्ति में 12 मात्राएं चल रही थी। अब जब हम दुगुन करेंगे तो हमारी इस बंदिश की 4 पंक्तियां हैं। प्रथम पंक्ति जो है वो जो 12 में होती है उसकी हाफ हो जाएगी, यानी 6 मात्रा में आ जाएगी। तो दूसरी पंक्ति जो है वो आगे की, यानी पहली से 6 तक तो प्रथम लाइन आ गई, 7वीं मात्रा से लेके 12वीं मात्रा तक दूसरी लाइन आ गई। इसी प्रकार से पुनः तीसरी जो पंक्ति है वो पहली मात्रा से 6 मात्रा तक आ गई, और 7वीं मात्रा से 12वीं मात्रा तक चौथी पंक्ति जो आ गई। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अक्सर कहते कि उसकी डबल स्पीड, मैं आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं देना चाहती। ये बिल्कुल सही है कि वो उसकी डबल स्पीड में उसको गाया जा रहा है। यानी मैं यदि ऐसे कहूँ 1 2 3 4, तो इसके यदि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक बीट पे 2 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार से कहूँ तो और अधिक आसानी से आपको समझ में आएगी। पुनः सिर्फ तबले के साथ देखते हैं। धा धा दिन ता 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 धा। तो ये आप देखिए कि मैंने एक मात्रा में 2 जो है मात्राएं हैं वो एडजस्ट की। तो इसको हम दुगुन कहते हैं। किस प्रकार से दुगुन का प्रयोग करते हुए हम तबले के साथ हमने बंदिश को गाया, इसका उदाहरण आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आते हैं तिगुन पर। तो तबले की लय मैंने जैसे बोला, हालांकि दुगुन में स्पीड थोड़ी सी बढ़ी हुई थी, हम कोशिश करते हैं कि स्पीड को कम करके किस प्रकार से आपको तिगुन आपको बताते हैं। धा धा धिन ता 1 धा जाके मृगा छाल जाके मृगा छाल जाके मृग छाल ताके मोती यन की माल जाके नाद डमरू जाके सींगी आधार रे सींगी आधार रे सींगी आधार रे जा आ
चार, जा के मृग, जाके मृग जाल, ताके मोती यन की माल, जाके नाद डमरू, जाके सिंगी आधार रे जा के मृग छाल। तो आप देखिए तिगुन जो है आप यानी 3 टाइम्स उसका फोल्ड, 12 को यदि हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है कि 4 आता है, यानी 4 मात्राओं में जो है उसको एक एक पंक्ति को जो है उसको गाया जाए। तो आप इस प्रकार से, मैंने दोनों तरीके बताए हैं कि किस प्रकार से तिहाई लेते हुए भी तिगुन गाया सकता है और सिंपल फॉर्म में भी तिगुन। ये देखना है कि कहाँ से मात्रा उठ रही है। अब हम चौगुन की तरफ जाते। चौगुन यानी 4 टाइम्स जो स्पीड है, कैसे होगी? धा धा दिन ता एक धा ता एक कर घर दे गे न जा के मृग छाल, जाके मृग छाल, ताके मोतियन की माल, जाके नाद डमरू, जाके सिंगी आधार रे जा के मृग छाल, जाके मृग छाल, ताके मोतियन की माल, जाके नाद डमरू, जाके सिंगी आधार रे जा के मृग छाल। तो आप देखिए कि चौगुन में एक मात्रा पर हम 4 मात्राओं को एडजस्ट करेंगे, तिगुन में एक मात्रा पर 3 को एडजस्ट करेंगे। जैसे एक तो हम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस स्पीड में जब हम लेंगे तो हम तिगुन करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इस स्पीड में लेंगे तो चौगुन, यानी एक मात्रा पर 4 मात्राएं हमने डाली। तो यदि हम शुरू की स्पीड यदि जो उठाएंगे उसको बढ़ा के रखेंगे तो चौगुन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए उदाहरण के तौर पर धा धा दिन ता एक धा, जाके मृग छाल, ताके मोतियन की माल, जाके नाद डमरू, जाके सिंगी आधार रे जा। हालांकि कोशिश करके कर तो लिया लेकिन उसकी खूबसूरती जो है वो उतना नहीं आती। तो स्पीड को ध्रुपद में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम जहाँ हमने दुगुन तिगुन चौगुन की बात की, उपज की बात भी कर लेते हैं कि जब इस ताल में 4 ताल में उपज किया तो उसमें हम अपनी वेरिएशन यानी अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पर हम इसमें ला सकते हैं। तो उसमें जा के मृग छाल, जाके मृग छाल, ताके मोतियन की माल, माल जाके मृग छाल, ताके मोतियन की माल, माल जाके मृग छाल, जाके मृग छाल, जाके 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 जा। यानी मैंने अपने शब्दों में भी
जो है थोड़ा सा उसको क्रिएटिविटी लाने की कोशिश की। शब्दों को ज़रूरी है कि उसी फ्लो उसी सीक्वेंस में गाजे जैसे बंदिश में दिया है, और थोड़ा सा उसकी चाल में भी एक मिक्स्ड चीज़ लेकर आए, तो इसको उपज कहते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, मैं कोई ध्रुपद गायक नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि जब हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो ज़रूरी है कि हर चीज़ को विस्तार पूर्वक समझें। तो ये था हमारा जो 4 ताल, उसके बारे में विस्तृत वर्णन। अब हम जो ताल लेने जा रहे हैं वो है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा ताल जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताल मानी गई है, जिसको कि ख्याल गायन में जो है प्रयोग किया जाता है। तिलवाड़ा जो है वो तबले पर बजाए जाने वाली ताल है, और तिलवाड़ा ताल जो है इसको विलंबित जो है रचना के साथ, यानी विलंबित ख्याल के साथ इसको बजाया जाता है। संगत के तौर पे विलंबित के साथ जो इसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें क्योंकि ऐसा क्यों, ऐसे आपका ये प्रश्न होगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो इसकी बनावट है, जो इसमें जो इसकी मात्राओं में जो बोलों की बनावट है, उसको यदि हम फास्ट उसमें गाएं, द्रुत लय में गाएं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होती है, थोड़ा सा उतनी खूबसूरत या उतना उसका इम्पैक्ट नहीं मिलता जितना कि वो विलंबित में। शायद यही सोच के शास्त्रकारों ने, गुणी लोगों ने उसको द्रुत ख्याल में प्रयोग नहीं किया, विलंबित में ही इसका प्रयोग हुआ है। अब तिलवाड़ा ताल जो है वो 16 मात्राओं से निर्मित ताल है। इस ताल में 4 विभाग हैं, प्रत्येक विभाग जो है उसमें 4-4 मात्राएं हैं, यानी 4 विभागों में 4-4 मात्राओं में उसको डिवाइड करके टोटल 16 मात्राओं का जो है विभाजन होता है, और ये 16 मात्राओं से बनती है तिलवाड़ा ताल। तिलवाड़ा ताल के जो बोल हैं वो है धा। अब बजा के बताइए। तो ये बोल मैंने आपको पहले इसलिए तबले पर बताकर नहीं, क्योंकि आप इस 16 मात्रा से एक आपको कन्फ्यूजन होगा कि एक और ताल है, वो है 3 ताल। 3 ताल में शब्द भी जो है इसका विभाजन भी सेम है, मात्राएं भी सेम हैं, और पर डिफरेंस क्या है, तो उसको पहले आपने प्रैक्टिकल वे में जब आपने इसको सुना तो उसमें आपने देखा तबला पहली बोल क्या बजता है, धा। अगला तीर किट, तो यहीं पर डिफरेंस आ गया। धा तीर किट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तीर किट धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा। तो बोलों को तबले में बताने का यही एक मकसद था कि पहले आप सुनते ही आपको लगे कि ये एक डिफरेंट ताल है। वो अलग बात है कि इसका विभाजन सेम है, इसमें मात्राएं सेम है, लेकिन टोटली ये जब इसको आप सुनते हैं तबले पर, या मैं इसके बोल बताऊंगी, तो आपको बिल्कुल उसका अलग फ़र्क नज़र आ जाएगा। अब हाथ से जो ताली खाली देने की जो बात है, बिल्कुल वही है जो 3 ताल पे दी जाती है। बजाते हैं और बताते हैं। धा तीर किट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तीर किट धिन धिन, धा धा धिन धिन, पुनः धा तीर किट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तीर किट धिन धिन, धा धा धिन धिन, ना। तो आप देखिए ताल में हाथ से ताली खाली देने का भी वही तरीका है, जो मात्राएं हैं बराबर हैं, मात्रा का विभाजन भी वही है। पहली ताली जो है, पहली मात्रा पर ताली आती जिसे सम कहते हैं, उसके बाद 5वीं पर ताली आएगी जो कि दूसरी ताली होगी। उसके बाद आप जब गा रहे हैं तो 9वीं मात्रा पे आपको खाली दिखा रहे तो शब्द क्रिया होती है, और पुनः 13वीं मात्रा पे फिर से ताली आ रही। तो 3 ताल में भी सेम है, लेकिन डिफरेंस बिल्कुल बोलों का है और इस ताल के प्रयोग का डिफरेंस है।
तो हम जब इसको विलंबित ख्याल जब हम गाते हैं तो वहाँ इसका प्रयोग होता है। तो विलंबित ख्याल क्योंकि बड़ा ख्याल है, स्लो उसकी स्पीड होती है, तो उसमें इस ताल का जो प्रयोग है वो बिल्कुल उसको जस्टिस प्रदान करता है। यानी उसको प्रैक्टिकल वे में जब हम देखें, जब हम आपसे कहते हैं कि विलंबित में, तो इसकी जो शोभा है वो विलंबित में ही मिलती है। यदि मैं कोई छोटा ख्याल गाऊँ और उसके साथ इस ताल को गाती तो वो अच्छा नहीं लगता, ना सुनने में ना बजाने में, और कहीं पर बजाने में वो उतना जो है आसान या उतना सुगम प्रतीत नहीं होता। हालांकि मैंने एक शब्द बोला है तिरकिट, इसके जो बोल हैं तिरकिट, तिरकिट को लेके एक और ताल में तिरकिट का प्रयोग हुआ है, वो है एक ताल। लेकिन जब हम एक ताल को, हम आपका ये प्रश्न होगा आपके मस्तिष्क में कि यदि एक ताल को विलंबित में प्रयोग किया सकता तो क्यों नहीं उसको द्रुत में भी करते हैं, तो क्यों नहीं तिलवाड़ा को। तो आप इसको यदि द्रुत में बजा के देखिए तो आपको सुनने में इतना अच्छा प्रतीत नहीं होगा। थोड़ा फास्ट बजाते हैं, धा त्रिकिट धिन धिन धा धा तिन तिन ता त्रिकिट धिन धिन धा धा दिन दिन धा त्रिकिट धिन धा धा दिन दिन ता त्रिकिट धिन दिन धा धा दिन दिन धा, वो बात नहीं आ रही है। जबकि हम एक ताल में देखिए, द्रुत में एक ताल बजाइए तो उसमें देखिए कितने हम दिन दिन धग त्रिकट तू ना कत्ता धग त्रिकट धीना, दिन दिन धग त्रिकट तू ना कत्ता धग त्रिकट धीना। सुनने में ही अच्छा लग रहा है, मन को रंजित कर रहा है, अच्छा लग रहा है, कानों से सुन के हृदय को छूता है। लेकिन जहाँ तिलवाड़ा की बात है वो बात आ ही नहीं रही है, जो बात एक ताल। क्योंकि आपका ये प्रश्न होगा कि वहाँ भी तिरकिट है, यहाँ भी तिरकिट है, तो ये क्यों नहीं। तो मैंने आपको इसको प्रयोगात्मक उसमें आपको बताया कि ये हमें उसको प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि वो क्यों ऐसा है। तो खैर हम बात करते हैं तिलवाड़ा की। तो विलंबित बंदिशों में, विलंबित रचनाओं में तिलवाड़ा ताल का प्रयोग होता है। और किस प्रकार से होता है, एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं। उसमें ये है राग भोपाली की एक बंदिश है विलंबित की, जिसके बोल हैं वरना भई रात। तो अब ये बंदिश जो है, हालांकि क्रमिक पुस्तक मालिका में इसको 3 ताल या त्रिताल करके इसको मध्यलय विलंबित में इसको दिया है, लेकिन अभी क्योंकि उदाहरण के तौर पे मैं आपको दे, तो मुझे लगा कि एक बिल्कुल सरल सा एक इस प्रकार से उदाहरण दिया जाए। और एक भोपाली बहुत ही खूबसूरत सा राग है, और आपको मैंने जैसे बताया कि बेसिक राग है, इससे पहले की सीरीज़ में भोपाली आपको बता चुकी हूँ। तो इस राग को भी लेते हुए आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बंदिश देखिए उसमें कहाँ पे सम से ये ताल शुरू होती है। भरना भई रात सखी या भरना भई रात भरना
भई रात, भई रात बरना, भई रात। तो ये था उदाहरण तिलवाड़ा ताल का किस प्रकार से प्रयोग है विलंबित ख्याल में। तो इसी के साथ हम तिलवाड़ा ताल को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आपको ये ताल समझ में आई होगी। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी का। मित्रों, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप आज के इस लेक्चर से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे और हम यही चाहते हैं कि आपके जो भी प्रतिक्रियाएं हों, जो भी सुझाव हों, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info.cc@nic.in और लगातार आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही हैं। डॉक्टर सरिता, हमारे कुछ स्टूडेंट्स, हमें देखने वालों ने भी कहा है कि हम राग पटदीप और राग तिलंग और तिलक कामोद पर भी जो है वो लेक्चर्स आयोजित करें। तो आपकी बात जो है हमने सरिता जी तक पहुंचा दी है। हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्द ही इन रागों पर लेक्चर्स क्योंकि आयोजित बेसिक करेंगे। की बात हो रही थी, जब तक ताल, स्वर और बेसिक चीज़ों को हम जान लें और फिर हम इन रागों पर आएंगे तो आपको और अधिक समझ में आएगा और आपको उसका आनंद भी मिलेगा। बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है कि आप सबसे पहले बेसिक सीखें, उसके बाद धीरे धीरे कर जितनी भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के गुण हैं वो आप सीखें डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी से। तो मित्रों, एक बार फिर यही कहना चाहेंगे कि आप की कोई भी सुझाव हैं, आपकी कोई भी प्रतिक्रिया है या फिर कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर हम जितने भी लेक्चर्स आप सबके लिए आयोजित कर रहे हैं, हम नित्य प्रति इनको यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। इस लेक्चर को भी जल्द ही आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा और हम चाहेंगे आप इन्हें बार बार देखें और उसके बाद हमें ज़रूर लिख भेजें। वैसे बताना चाहेंगे कि कल हम आपसे फिर मिलेंगे और बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक इस श्रृंखला के अंतर्गत किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का। गगन जी बहुत बहुत धन्यवाद और लाल बाबू राय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए। नमस्कार।